हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ सीखने और सिखाने के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउसिंग प्लानिंग। देखिए, हाउसिंग प्लानिंग के 5 कंपोनेंट्स हैं। एक है पीडीसीए और पीडीएसए साइकिल, इम्प्रूवमेंट साइकिल है, बहुत ही कॉमन है, आप लोग भी हो सकता है इससे फैमिलियर हो। नेक्स्ट है नेमावासी, देन कैच बॉल, देन कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड देन ए3 थिंकिंग। ये 5 इसके कंपोनेंट है। देखिए, हाउसिंग का मतलब होता है एक रोड मैप बनाना, एक स्ट्रेटेजी बनाना। और आप ये स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं? शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। 6 महीने और 1 साल के लिए भी बनाते हैं और 3 years to 5 years गोल लेके भी बनाते हैं। सपोज अगर गवर्नमेंट सोचती है कि हमें पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल करना है, और पेट्रोल डीजल तो इंडिया में होती नहीं है, उसका उत्पादन बहुत कम है। मीन्स इंडिया के जो बेसिन से निकलती हो, कुछ असम के पास है, कुछ बॉम्बे हाई के पास है, बट वो हमारी टोटल जरूरत के सिर्फ 5% से भी कम है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के लिए क्रूड ऑयल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और जिस चीज को आप इंपोर्ट करते हैं उसके प्राइस के कंट्रोल में आपका बहुत योगदान नहीं हो सकता है, आप उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी बनाती है कि हम गाड़ी में मीन्स इलेक्ट्रिक गाड़ी का निर्माण करेंगे। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। उसका जो इंडस्ट्री के लिए जो पेट्रोल डीजल चाहिए वो हो सकता है हमारा मीन्स इंडिजीनियस सोर्स से आप उस जरूरत को पूरा कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम गाड़ी में मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी का निर्माण करेंगे। और क्या आज एक दिन में या 1 साल में हो जाएगा? नहीं, पहले छोटे गाड़ी में करेंगे, फिर कार वगैरह में करेंगे, उसके बाद बड़े कॉमर्शियल व्हीकल में करेंगे। और हो सकता है इस पूरे प्रोसेस को कॉमनाइज करने में और पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी को सड़क से हटाने में अगले 20 से 25 साल लग सकते हैं। बट आपकी एक स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए, एक प्लानिंग तो होनी चाहिए, एक रोड मैप तो बनाना है आपको, कैसे कैसे करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल को हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो, तो भी इसे ध्यान में नहीं रखते हुए आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। और यही हाउसिंग प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी रोड मैप बनाने को हम हाउसिंग प्लानिंग कहते हैं। आइए स्लाइड में चलते हैं और हाउसिंग प्लानिंग को डिटेल में समझते हैं और इसके एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे। सो हाउसिंग प्लानिंग क्या है? हाउसिंग कैनरी और हाउसिंग प्लानिंग इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन का इसे नर्वस सिस्टम कहा गया है। हाउसिंग प्लानिंग इज द शॉर्ट टर्म 1 year एंड लॉन्ग टर्म 3 to 5 years प्रोसेस। जो आपके कॉर्पोरेट मैनेजमेंट होते हैं, जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस वगैरह होते हैं, वहां पे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए होता है। 3 years, 5 years, 10 years, इसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म हाउसिंग। और जो आपके मिडिल मैनेजमेंट और प्लांट लेवल पे मैनेजमेंट जो है, ये जो प्लानिंग करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। 6 month, 1 year, मीन्स एवरी ईयर आपका कुछ टारगेट होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए इंप्रूवमेंट प्लान होता है। और कैस्केड होके वो प्लान थ्रू द मैनेजमेंट लेवल टू सुपरवाइजर भी आता है। अगर आप लोग सुपरवाइजर लेवल में भी हैं एटलीस्ट, तो आप लोगों का अप्रेजल सिस्टम होता होगा, आप लोगों को हर एक वर्ष एक टारगेट मिलता होगा। और आप देखेंगे वो टारगेट कैसे डिवाइड होता है। जो आपका प्लांट का टारगेट है वो सारे डिपार्टमेंट वाइज टारगेट में डिवाइड होता है। यानी अगर सारे डिपार्टमेंट और सारे एरिया अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो आपका प्लांट का टारगेट पूरा होता है। अब इस पर्टिकुलर लाइन में जितने मैनेजर्स हैं उनके लिए अलग अलग लाइन में उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उन्हें टारगेट दिया जाता है। यानी अगर सारे मैनेजर्स अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो उस एरिया का या उस सब डिवीजन का टारगेट पूरा होता है। एंड मैनेजर्स क्या करते हैं? जितने भी शिफ्ट सुपरवाइजर है
उसमें उस टारगेट को डिवाइड करते हैं, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। एक कैस्केड है, मीन्स एक प्लानिंग आप कर रहे हैं किसके लिए, 1 ईयर के लिए। इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म हाउसिंग। Used to identify and address critical business needs and develop the capability of our people, achieved by aligning company resources at all levels and applying the PDCA cycle to consistently achieve critical results। आप इम्प्रूवमेंट प्लान करते हैं, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उसे प्लान करते हैं कि इसे कैसे कम किया जाए। आप वेस्ट देख रहे हैं, आप उसे प्लान करते हैं कैसे कम किया जाए, इसके लिए आप काइजन करते हैं। और पीडीसीए तो एक साइकिल है, मीन्स कंटिन्यूअस साइकिल है, एक साइकिल नहीं है, एक सीरीज ऑफ साइकिल है। जब हम पीडीसीए बताएंगे वहां आप लोगों को पता चलेगा सीरीज ऑफ साइकिल है, और इसका थॉरो इम्प्लीमेंटेशन से आप हाउसिंग प्लानिंग करते हैं। सो व्हाई फोकस ऑन हाउसिंग प्लानिंग? हाउसिंग प्लानिंग टारगेट्स द क्रिटिकल फ्यू प्रॉब्लम्स, द बिग बोल्डर्स ऑन द रोड्स। देखिए इंडस्ट्री में छोटे प्रॉब्लम भी होते हैं, बड़े प्रॉब्लम भी होते हैं। जो छोटे प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए कुछ बहुत बड़ी ना तो फंडिंग की जरूरत है ना अप्रूवल की जरूरत है, उसे हम काइजन करते हैं, टीपीएम करते हैं। इस मीन्स अपने सुपरवाइजर लेवल तक में आप एक टीम बनाते हैं, सीएफटी टीम, और उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके लिए मीन्स बड़े प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, प्रोसेस का प्रॉब्लम है, जिसमें आपके टॉप मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम को कहा जाता है बिग बोल्डर्स। तो उसे हटाने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हट जाएगा, उसे हटाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है, और इसके लिए ही हाउसिंग प्लानिंग का जरूरत पड़ता है। विच आर द की टू इम्प्रूवमेंट? आवर ऑपरेशनल प्लान हैंडल्स द स्मॉल स्टोन्स, दैट इज द रूटीन वर्क। A common mistake is to take on too much, dilute energy thereby and achieve nothing in the end। जनरली क्या होता है, ट्रेडिशनली जो है हम लोग बहुत सारा प्लान कर लेते हैं, इस साल हम लोग ये भी करेंगे, एक्स वाई जेड फलना दिखाना सब सोच लेते हैं करना है, टीम बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका एनर्जी सब में डाइल्यूट हो जाता है। अगर आपके पास सिर्फ एक टारगेट हो और आप सिर्फ एक टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं बचता है, आप अपना पूरा जान लगाते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, आप अपना सारा एनर्जी को डाइल्यूट कर दिए सभी टारगेट पे, एंड एट द एंड आप क्या अचीव करते हैं, कुछ नहीं, द बिग जीरो। सो ये हाउसिंग कहता है कि अलग अलग टीम बनाइए, उनका एक टारगेट होना चाहिए और उसके पीछे उनका फुल एनर्जी लगना चाहिए ताकि आप अपना गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एक पिक्चोरियल व्यू से समझाया गया है इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को। यहां देख रहे हैं 3 आदमी, ये आप लोग हैं, हम लोग हैं। हमें क्या करना है, आवर डेस्टिनेशन। देखिए एकदम लास्ट में, जो रोड के लास्ट में है, क्या है, आवर डेस्टिनेशन। ग्रीन डॉट में आपको रोड दिया गया है, यही हाउसिंग है। ये आपको बताता है कि यहां से वहां तक जाने के लिए आपको इस रूट को फॉलो करना है। इस रोड को फॉलो करने में अब देखते हैं बहुत सारा छोटा छोटा पत्थर भी है, बहुत सारा बड़ा पत्थर भी है। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पत्थर को ना हटा के अपना पाथ को चेंज करते हैं, जिग जैग करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। एंड यही सबसे बड़ा वेस्ट है। ये बता रहा है कि इससे आपका लीड टाइम बढ़ता है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजर लेवल्स हैं वो छोटे छोटे लेवल पे काइजन करते रहेंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे, पीडीसीए करेंगे, और इसके द्वारा छोटे छोटे पत्थर को रास्ते से हटा के क्लीन करेंगे। वेयर है जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, वो हाउसिंग प्लानिंग करेंगे जो बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें हटाने के लिए। देखिए इस पिक्चर में क्लियरली लिखा है, यूज डेली इंप्रूवमेंट टू रिमूव स्मॉल ऑब्स्टेकल्स ऑन an ongoing basis and use hausing to remove the big boulders one at a time। एक बार में एक बोल्डर को हटाना है। एंड जो ग्रीन वाले हैं डॉटेड लाइन, द स्ट्रेटेजिक प्लान इज द रोड टू डिसाइड द फ्यूचर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेके जाना चाहते हैं,
ये कौन डिसाइड करेगा? आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। ऐसे ही होता है ना, आप जिस रूट को चुनेंगे, जिस रोड को चुनेंगे, आप उसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे। जाना है पटना, पकड़ लिए कलकत्ता का रोड तो कलकत्ता ही पहुंचिएगा, पटना नहीं पहुंचिएगा। सो रोड का जो चॉइस है, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है आपका, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू हाउसिंग प्लानिंग वी सीक टू अलाइन आवर रिसोर्सेस and to identify and respond to change in the business environment. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। थ्रू हाउसिंग प्लानिंग वी सीक टू आइडेंटिफाई आवर क्रिटिकल फ्यू इंप्रूवमेंट्स इनिशिएटिव ईच ईयर। हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लान जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, जो बड़े बिग बोल्डर्स है, वेरी फ्यू नंबर्स में उनका सिलेक्शन करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं किसे इस साल हमें सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रॉब्लम को जिसको आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं एक बार में ले लेंगे कि इस साल सबको सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है, एनर्जी को डाइल्यूट नहीं करना है, फोकस्ड रहना है। सो आप क्रिटिकल फ्यू प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन डेवलप कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजीज। आप स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मीन्स आप रोड मैप बनाते हैं। देन डिप्लॉय आवर A3 स्ट्रेटेजीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए A3 क्या है, A3 थिंकिंग, A3 स्ट्रेटेजी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए, एक आप छोटा एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं और आप उसको सारे डिपार्टमेंट वाइज, अगर आप कंपनी लेवल पे कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसे कैस्केड करते हुए जितने भी कॉरस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट है वहां तक आप स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे। इन्वॉल्व ऑल द टीम मेंबर्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सारे टीम मेंबर को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करना है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, हिंदी में कहावत है। सो जितना ज्यादा आपका टीम हो, जितने ज्यादा सेफ्टी हो, इससे क्या होता है, आइडिया जनरेशन होता है और टीम जो है उसका मोरल भी बढ़ता है। ऐसा किसी को नहीं लगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है या किसी को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है और हमें वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। कंपनी में जितने लोग हैं ऑल आर इंपॉर्टेंट और उन्हें किसी न जरूरी नहीं कि एक ही प्रॉब्लम टीम में सभी टीम को घुसा दें। टीम का साइज भी एक एवरेज होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा, बट अलग अलग टीम बनाइए और सबको कुछ ना कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बट इन्वॉल्वमेंट सबका हो, ये जरूरी है ध्यान में रखना। टू ऑफन लेन इम्प्लीमेंटेशंस फॉल्टर बिकॉज ऑफ आवर इनएबिलिटी टू फोकस। लेन इम्प्लीमेंटेशन जो है फेल इसीलिए करता है क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते हैं। आवर इनएबिलिटी टू फोकस, वी कैन टेक ऑन टू मच, डाइल्यूट आवर एफर्ट्स एंड अचीव लिटिल इन द एंड। क्या होता है, जोश में हम लोग बोलते हैं हाँ सर हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम ले लेते हैं, अपने एनर्जी को डाइल्यूट करते हैं और एट द एंड कुछ भी हासिल नहीं होता। हाउसिंग प्लानिंग इज आवर गाइडेंस एंड डिलीवरी सिस्टम। हाउसिंग प्लानिंग क्या है, हमारा गाइडेंस है और डिलीवरी सिस्टम है। किसके लिए, हमारा गोल के लिए। डिलीवरिंग द पावरफुल लीन टूल्स टू वेयर दे आर नीडेड मोस्ट। बहुत सारा लीन टूल्स है, जब जिस लीन टूल की जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा उस टूल की जरूरत है उसे हमें यूज करना है। अब ऑलमोस्ट जितने भी लीन टूल्स है ये हाउसिंग प्लानिंग को छोड़ के उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिछले सारे लेक्चर्स में। सो कुछ भी आप नया नहीं सुनिएगा, हो सकता है याद ना रहे, बट ये प्रैक्टिस की चीज है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बोलिएगा, फिर से आप लेक्चर को सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आप बेस्ट आप दूसरे को ये चीज बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जब ये चीज प्रैक्टिस में आएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके साथ मीन्स जुड़ जाएगा। आपको एबीसीडी क्या आप पढ़ते तो नहीं है, भूल गए हैं क्या? आज भी एबीसीडी आप बोल सकते हैं। 1 से 100 काउंटिंग बोलना जाएगा कि आप बोलिए, भूल जाइएगा क्या? नहीं, आप इसे इतने बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब ये आप दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं, भूल ही नहीं सकते हैं। वैसे ही सारे सिस्टम एंड टूल्स जो हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको
मीन्स प्रैक्टिस हो जाएगा, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। सो द हाउसिंग प्लानिंग सिस्टम कंप्राइजेस द फॉलोइंग। फर्स्ट है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, और प्लान, डू एंड स्टडी एंड एक्ट। एक डेमिंग साहब के थोड़े से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे। वो प्लान, डू, चेक एक्ट को नहीं मानते थे, वो प्लान, डू, स्टडी एक्ट कहते थे। बट हम लोग बुक में प्लान, डू, चेक एक्ट भी पढ़ते हैं, इसीलिए दोनों को लिया गया है। सेकेंड टूल है नेमावासी, नेक्स्ट है कैच बॉल, नेक्स्ट है कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट वन A3 थिंकिंग। हम लोग एक एक करके पांचों हाउसिंग प्लानिंग के टूल्स को पढ़ेंगे। ये हाउसिंग प्लानिंग के कंपोनेंट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PDCA साइकिल से या PDSA साइकिल से। जब भी मैं PDCA बोलूं या PDSA बोलूं, आप समझ लीजिए दोनों सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। हाउसिंग प्लानिंग कंप्राइजेस ओवरलैपिंग PDCA साइकिल। हाउसिंग प्लानिंग में देखिए हम लोग एक PDCA साइकिल को नहीं लेते हैं, जैसे काइजन है ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक इंप्रूवमेंट किए, फिर आप देखते हैं नेक्स्ट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, अगेन इंप्रूवमेंट किए, काइजन किए, फिर आपको लगता है नहीं सिस्टम में और इंप्रूवमेंट। ये एक एंडलेस प्रोसेस है। उसी तरह PDCA साइकिल जो है वो भी एक इंप्रूवमेंट का साइकिल है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, एक इंप्रूवमेंट का साइकिल है, और इंप्रूवमेंट क्या है, एंडलेस है। तो PDCA साइकिल जो है वो रोटेट करते रहेगा आगे, इट मींस अ सीरीज ऑफ साइकिल रहेगा, ओवरलैपिंग PDCA साइकिल्स। कैसा हो सकता है, मैक्रो 3 to 5 years practiced by senior management, annual practiced by operating managers, and micro weekly, monthly and biannually practiced by operating managers and their subordinates। तो प्लान टू चेक एक्ट में क्या है, फर्स्ट आप प्लान करते हैं, मीन्स यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। आपका प्रॉब्लम क्या है पहले इससे तो समझना है। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो खुली आंखों से आप सिस्टम को देखते हैं एंड आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन डू इज टेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन। आप अपने फ्रेंड के बीच डिस्कस करते हैं, बहुत सारे आइडिया जनरेट होता है, और उसमें से कुछ जो लगता है जो मोस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन है, आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देन चेक और स्टडी द रिजल्ट। कुछ समय के लिए मीन्स 3 month 6 month के टाइम में आप रिजल्ट को स्टडी करते हैं। देखिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। वैक्सीन क्या बनते ही सबको लगा दिया जाता है क्या? नहीं, वैक्सीन वेरियस ट्रायल फेज से गुजरता है कि लॉन्ग टर्म में इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर ये कोरोना का वायरस को मार रहा है, और अगर 6 महीने 1 साल बाद आपको पता चलता है कि बहुत बड़े किसी दूसरे बीमारी को जन्म दे दिया जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मानव सभ्यता पे खतरा आ गया, तो क्या करते हैं हम लोग? यही उसको स्टडी करते हैं एंड देन एक्ट, इंप्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन। जितने सारे पोटेंशियल सॉल्यूशन में थे, जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में बेस्ट आया लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म इज फॉर शॉर्ट टाइम बट लॉन्ग टर्म इज फॉर एवर। सो जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हो सकता है 3-4 सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में डाइल्यूट हो रहे हैं। कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो शॉर्ट टर्म में आपको माइनर बेनिफिट दे रहे हैं, और हो सकता है लॉस भी दे रहे हैं इवन, बट लॉन्ग टर्म में वो उनका इंप्रूवमेंट जो है, रिजल्ट अच्छा होता चला जाएगा। सो लॉन्ग टर्म इज फॉर एवर। सो आप उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करें। आप वैक्सीन को ही देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या था हमारा, कोरोना। हम क्या किए उसके लिए, बहुत सारे मीन्स प्रॉब्लम को चेक किए, वैक्सीन को चेक किए, किससे कोरोना वायरस मरेगा। बहुत सारे वैक्सीन आए, ठीक है। उसका ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 आप चेक करना चालू किया। फर्स्ट हुआ, आप कोरोना मीन्स एक वायरस है जो कि डिजीज फैला रहा, आप उसको आइडेंटिफाई किए, दैट इज प्लान। देन डू टेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन, आपने बहुत सारे वैक्सीन की खोज की। देन उसमें से जो थोड़े बहुत जिनका
मीन्स जो पोटेंशियल सॉल्यूशन थे जिनसे आपको लग रहा है कि असरदार रहेंगे कोरोना वायरस की खात्मा के लिए, आप उसको क्या किए, चेक किए, मीन्स आप ट्रायल किए थ्रू फेज 1, फेज 2, फेज 3 एक स्मॉल पॉपुलेशन पे। देन आप उसका रिजल्ट को स्टडी किए एंड आपको लगता है आप रिजल्ट में जो आपका टारगेट था आप उसे अचीव कर रहे हैं, देन एक्ट मीन्स आप इसे मास लेवल पे आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ प्लान डू चेक एक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? सोचिए कोई ऐसा वायरस का स्ट्रेन आ गया जिसपे वायरस बहुत कम प्रभावी, ऐसा हो ना, डबल म्यूटेंट वायरस आया, थर्ड म्यूटेंट वायरस आया। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें काइजन करेंगे, इसमें और इंप्रूवमेंट करेंगे। अब आपका प्लान क्या, प्रॉब्लम क्या है, वायरस के कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन पे वायरस कम प्रभावी है, ये आपका प्लान हुआ। देन अगेन आप उसके लिए कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशन लेंगे, अगेन उसको ट्रायल करेंगे स्मॉल पॉपुलेशन पे एंड देन एज ए बूस्टर डोज आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे मास पॉपुलेशन पे। अगेन हो सकता है कोई ऐसा स्ट्रेन है जिसपे वो बूस्टर डोज भी काम ना करे। सो ये पीडीसीए साइकिल जो है चलता रहेगा। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं उसमें भी आप प्लान टू चेक एक्ट इंप्लीमेंट किए, देन आप अगेन देखते हैं कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, आप उसके लिए अगेन पीडीसीए करते हैं। फिर अगेन आपका जो नया सिस्टम है फिर आपको दिखता है इसमें और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, अगेन आप पीडीसीए करते हैं। मीन्स जैसे आप काइजन करते हैं ना, काइजन एक इंडलेस प्रोसेस है। और काइजन आप कैसे करते हैं, काइजन में बोलते हैं कंटिन्यूअस चेंज फॉर बेटरमेंट। बट बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे चेक करते हैं, ये चेक करते हैं आप पीडीसीए साइकिल से। सो रिलेटेड है, ऐसा नहीं है दोनों इंडिपेंडेंट है, काइजन अलग है, पीडीसीए अलग है। काइजन के लिए जो आपको सॉल्यूशन मिला आप उसको चेक करते हैं थ्रू पीडीसीए साइकिल एंड अगेन काइजन करते हैं कैसे, थ्रू पीडीसीए साइकिल। सो ओवरलैपिंग साइकिल है जिससे आप मीन्स जो आपका रोड मैप है 3 इयर्स 5 इयर्स स्ट्रेटेजी है, आप उससे अचीव करते हैं अपना गोल को। सो पीडीसीए रिक्वायर्स supportive management system that make the current status visible to all and that compel countermeasures. These can include both formal and informal reviews. देखिए रिव्यू दो टाइप का होता है, फॉर्मल रिव्यू एंड इनफॉर्मल रिव्यू। दोनों क्या है आगे पढ़ते हैं। फॉर्मल रिव्यू should be held every 6 months at the beginning of year, mid year and end of year. The year-end reviews entails a summary of what happened and inform next year strategic plans, which is presented in January. Less formal reviews can include, देखिए फॉर्मल में क्या होता है, आपका जो अप्रेजल सिस्टम है, आप एक प्लानिंग लिए, आप बॉस के साथ बैठे, डिपार्टमेंट वाइज आपका प्लानिंग हुआ, इस ईयर के लिए आपका क्या गोल है, क्या स्ट्रेटेजी है और कैसे आप अपने गोल को अचीव करें। आप उसको मिड ईयर में रिव्यू करते हैं कि आप उसी रोड पे चल रहे हैं या भटक गए हैं, आप जो टारगेट लिए हैं वो हाफ ईयर तक हाफ अचीव हुआ है या नहीं हो रहा है, आप गलत जा रहे हैं। सो रिव्यू बहुत जरूरी है एंड एट द ईयर एंड आप फिर से रिव्यू करते हैं कि आपका जो इस साल का टारगेट था आपने अचीव किया या उसके करीब है या आप रास्ता भटक गए हैं। इसे कहा जाता है फॉर्मल रिव्यू और इसी के आधार पे आपका अप्रेजल होता है। देन इनफॉर्मल या लेस फॉर्मल रिव्यू जो होता है उसको क्या होता है, डेली स्टेटस रिपोर्ट शेयर बाय द मैनेजमेंट टीम। आप लोग एक डेली मीटिंग करते होंगे मॉर्निंग में अपने टीम के साथ कि क्या प्रॉब्लम है, कल का क्या प्रॉब्लम आया, क्या डिफेक्ट आया, प्रोडक्शन फेलियर क्यों हुआ, क्या क्या मिस प्रॉब्लम आप फेस किए, उसके लिए क्या करना है। सो आप ओवरऑल एक डेली मीटिंग करते हैं एंड वीकली मैनेजमेंट टीम मीटिंग वेयर डिपार्टमेंट हेड्स रिपोर्ट स्टेटस। ये आप छोटे लेवल पे किए थे, नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, आपके जो डिपार्टमेंट हेड है वो प्लांट हेड को रिपोर्ट करते हैं हर एक वीक वाइज। प्लांट हेड उतने फ्री नहीं होते, उनके ऊपर बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेली मीटिंग नहीं ले सकते हैं, कि रोज का प्रॉब्लम के लिए मीटिंग नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं वीकली मीटिंग लेते हैं। एंड देन शॉप फ्लोर प्रोसेस रिव्यूज ऑफ हॉट आइटम्स, ये भी जूनियर लेवल्स पे होता है। जो हॉट आइटम्स है, जो हॉट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है जिन्हें तुरंत रिवाइव करनी जरूरी है, आप उसके लिए डेली मीटिंग करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल व्यू ऑफ इनफॉर्मल रिव्यू। सो नेक्स्ट पीडीसीए
ऑल्सो रिक्वायर्स अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड विजुअल मैनेजमेंट। पीडीसी आप करने जा रहे हैं, आपको मीन्स क्या क्या मैट्रिक्स पे आपको खड़ा उतरना है, क्या टारगेट है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या गोल होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और विजुअल मैनेजमेंट, जितना भी विजुअल मैनेजमेंट टूल है, वेदर इट इज कांबान, 5S, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जो भी है, इसके बारे में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। स्मार्ट गोल्स मस्ट बी डेवलप्ड फॉर बोथ फॉर आउटकम्स एंड द प्रोसेस। सो आपका गोल कैसा होना चाहिए? आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक, आपका जो भी गोल है या टारगेट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, उसे मेजर किया जा सका जाना चाहिए। ए अचीवेबल, ऐसा कोई टारगेट या गोल नहीं होना चाहिए जिसे अचीव ना किया जा सके। आर रिलेटेड होना चाहिए आपके वर्क एरिया से। आपको टारगेट नहीं दे दिया जाए कि मंगल ग्रह पे आपको जाकर झंडा गाड़ना है, ठीक है, आपके काम से वो रिलेटेड होना चाहिए। एंड देन टाइम, टी फॉर टाइम बेस्ड, मीन्स एक टाइम बेस्ड होना चाहिए। मीन्स आपको इतने टाइम बेस के अंदर में आपको अपने रिजल्ट को अचीव करना है, ठीक है। सो ऐसे गोल को कहा जाता है स्मार्ट गोल। सो स्मार्ट गोल्स मस्ट बी डेवलप्ड बोथ फॉर आउटकम्स एंड द प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेमावासी। दिस एलिगेंट वर्ड मीन्स टू प्रिपेयर अ ट्री फॉर ट्रांसप्लांटेशन। नेमावासी वर्ड का मतलब होता है आप छोटे से पौधे को तैयार कर रहे हैं उसे फाइनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। क्या होता है, नर्सरी में आप छोटे पौधे को तैयार करते हैं, देन आप उसे जहां उस जब पौधे में थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्लास्टिक में देते हैं, मिट्टी के साथ नर्सरी में बिकता है, जहां आप उस पौधे को लगाना चाहते हैं, ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, आप उससे करते हैं। सो प्रिपेयरिंग अ ट्री, जो आप नर्सरी में काम कर रहे थे उसी काम को कहा जाता है नेमावासी। अब देखिए इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब होता है, अब इसे समझिए। एंड कैन नोट द प्रोसेस ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग दैट क्रिएट्स अलाइनमेंट्स। नेमावासी entails reviewing a housing with all the affected customers before its implementation। देखिए कंसेंसस का मतलब होता है एक आम सहमति बनाना, मीन्स ऐसा हो जिसपे आप भी राजी हो और हम भी राजी हो, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए एग्जांपल से कि कोरोना वायरस को हटाना है, जड़ से खत्म करना है या इसके प्रभाव को कम करना है। एक है केंद्र सरकार जो प्लान करेगी, ठीक है, बट अगर केंद्र सरकार बोलती है लॉकडाउन लगाना है, इससे अफेक्ट कौन होगा? राज्य सरकार भी होगा, इंडस्ट्री भी होगी, आम लोग भी होंगे, ठीक है। केंद्र सरकार इस चीज को बोल रही है कि लॉकडाउन लगाना है और इससे कोरोना कम होगा, बट अगर राज्य सरकार बोले नहीं इससे हमें बहुत घाटा होगा, हम स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो केंद्र सरकार को बिफोर जो लॉकडाउन लगाना उसके पहले राज्य सरकारों के साथ बैठ के एक आम सहमति बनाना होगा। देखिए यहाँ आम सहमति बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मूल उद्देश्य है आप उससे हट जाए। मूल उद्देश्य है कोरोना के प्रभाव को कम करना, लॉकडाउन लगाइए या कुछ और लगाइए। इसके लिए जो अफेक्टेड कस्टमर है, जैसे यहाँ राज्य सरकार हुए, इंडस्ट्री हुए, केंद्र सरकार उन दोनों से बात करेगी, सजेशन लेगी, फिर से अपने पास आएगी, अपने मेंबर्स के साथ बात करेगी और एक आम सहमति दोनों के बीच में बनाया जाएगा बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। इसे ही कहा जाता है नेमावासी। क्या होता है, केंद्र सरकार ने कुछ रूल बनाया, इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद राज्य सरकार विरोध करती है। ऐसी स्थिति ना आए, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, एक डिपार्टमेंट ने प्लान बनाया, इंप्लीमेंट कर दिया, अब अफेक्टेड कस्टमर उसका विरोध कर रहे हैं कि इससे आपके प्रोसेस में तो सहूलियत आई बट मेरा काम बढ़ गया, हमारे यहाँ वेस्ट जनरेशन बढ़ गया। सो दोनों के बीच में कैसे एक आम सहमति बनाए बिना मूल उद्देश्य के छेड़छाड़ के,
देखिए, आम सहमति बनने का कभी यह मतलब नहीं है कि मूल उद्देश्य ही अपनी जगह से हट जाए। इसे ही नेमावासी कहते हैं। Therefore, usually takes longer, but implementation is quicker and more effective. एक आम सहमति बनाने में क्या होता है, आप जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं उसे मीन्स नियमावासी में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि सभी एग्री है इस पे, सभी को पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बेनिफिट है, क्या पहले लॉस था। सो आपको और आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जल्दी होगा, क्विक होगा एंड इफेक्टिव होगा। ये इसका एडवांटेज है, इसीलिए नेमावासी का कॉन्सेप्ट को लाया गया। हु आर द कस्टमर्स ऑफ हाउसिंग? दोज हु विल फर्स्ट, क्या कौन कौन कस्टमर है? एग्जीक्यूट द प्लान, बी अफेक्टेड बाय द प्लान, अप्रूव द प्लान एंड बी एबल टू इम्प्रूव द प्लान। ये चारों क्या नेमावासी के कस्टमर है और इन चारों के बीच में एक कंसेंसस बननी जरूरी है। नेक्स्ट है, नेमावासी इन्वॉल्व्स न्यूमेरस रिविजन्स based on customer feedback, but there will be no unpleasant surprise when you present your plan to the senior manager. इसमें क्या होता है, कोई एक डिपार्टमेंट लीड करते हैं, वो नेमावासी को लीड कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, एक प्लान बनाएं। वो अपने कस्टमर, जो अफेक्टेड कस्टमर है, जो हाउसिंग के कस्टमर है, उनके बीच आम सहमति बनाने गए, बहुत सारे सजेशंस आए, उस सजेशन को स्टडी किए कि क्या नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं जिससे मूल उद्देश्य में चेंज ना आए और आम सहमति भी बन जाए। फिर से प्लान बनाते हैं, अगेन लेके जाते हैं उनके पास, आम सहमति के लिए कस्टमर के पास। अगेन कुछ सजेशन आता है, नहीं यहाँ नहीं, ऐसे करना है, ठीक है, फिर से प्लान में चेंज होता है। एक तब तक होता है जब तक कोई आम सहमति ना बन जाए। इसका फायदा ये है कि जब आप सबके बीच आम सहमति बन गया है, मीन्स आप इसे आप जो टॉप मैनेजमेंट के पास है, आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको अप्रूवल भी तुरंत मिल जाएगा क्योंकि सब इस पे सहमत है। आपको कंसेंसस बिल्डिंग डज नॉट मीन दैट आई मस्ट गिव अप आइडियाज और बिलीव। तो मैं कह रहा था कि आम सहमति बनाने का मतलब एक कभी नहीं है कि आप मूल उद्देश्य से ही हट जाए। मूल उद्देश्य जो था, जो आपका इंप्रूवमेंट का, ये स्ट्रेटेजिक प्लान का, वो अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। रास्ता बदल सकता है, आप रोड 1 से नहीं जाके रोड 2 से जाए या रोड 3 से जाए, पहुंचना वही है। Nor does it mean that we must all agree before a housing is implemented. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी इंप्लीमेंट करने के पहले एक सहमत हो जाए। बट आम सहमति का देखिए, लोकतंत्र, आम सहमति का मतलब यही होता है, अगर 10 में 7-8 लोग भी सहमत हैं, 1-2 नहीं भी हैं, उसे आम सहमति माना जाएगा। At the time we may agree to disagree, but consensus does mean that I will support the decision of the group. ठीक है, होता है ना लोकतंत्र में, संसद में कोई कानून पारित होता है, पक्ष विपक्ष के बीच लड़ाई होता है, कई दल बोलते हैं हम कानून के सपोर्ट में हैं, कई कानून के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन जब ये कानून बन जाता है, सबको एग्री करना पड़ता है उस कानून को प्रति, उस कानून का सम्मान देना पड़ता है। सो यहां थोड़ा चेंज है, यहां है कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन उन सबको एक आम सहमति में आना ही पड़ेगा। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो भी उन्हें सहमति देना पड़ेगा, अगर वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है तो। मीन 75% भी अगर सहमत है तो 25% का बहुत ज्यादा रोल लिया जाता है, उन्हें सहमति देनी होगी। बिहाइंड द सीन्स ऑफ द नेमावासी प्रोसेस, यानी टॉप मैनेजमेंट का पहले क्या हो रहा है, जो नेमावासी को प्लान कर रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंट के पास जा जाके एक आम सहमति का प्रयास करते हैं। सो यहां हम लोग एक और टूल देखते हैं, कैच बॉल। कैच बॉल क्या है? कैच बॉल रेफर्स टू द गिव एंड टेक रिक्वायर्ड बिटवीन एंड अमंग द मैनेजमेंट लेवल्स ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। देखिए कैच बॉल क्या है, छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि हमारे जो अप्रेजल होता है, एक कॉर्पोरेट गोल होता है 3 से 5 साल या 10 साल में हमें कहाँ जाना है, उसके हिसाब से प्लांट को मिलता है इस साल आपका क्या टारगेट है। प्लांट क्या करता है, डिफरेंट जो सब असेंबलीज एरिया है
उन्हें अपना टारगेट देता है इस साल के लिए। सब असेंबली एरिया हर एक लाइन के हेड को एक टारगेट देता है, ये आपके इस साल का टारगेट है। एंड देन लाइन हेड डिफरेंट अपने अंदर जो मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स उनको टारगेट देते हैं आपके लिए इस साल का क्या टारगेट है। एंड उसके बाद कैस्केड करता है सुपरवाइजर लेवल पर। तो आप ऐसा समझिए कि जब आपका मीन्स प्लांट हेड लेवल पर आपके प्लांट के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया इस साल के लिए, वो आपको बताएंगे जो उनके नीचे हैं, जो सब असेंबली के हेड हैं, कि हमारा ये इस साल का गोल है, आप इसके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए। सारे सब असेंबली के हेड क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे और जाएंगे प्लांट हेड के पास कि सर देखिए हम लोग ऐसा प्लान बनाए हैं, इससे हमारा क्या आपका जो गोल था वो अचीव होगा, वो उसे रिवाइज करेंगे और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आप इसमें ये चेंजेस कीजिए, इससे यहां मेरा गोल फेल हो रहा है। अगेन इनके पास आएगा, देन अगेन ये प्लान करेंगे, फिर जाएंगे प्लांट हेड के पास, प्लांट हेड में एग्री, ठीक है हाँ इससे हमारा स्ट्रेटेजी कंप्लीट होता है, मीन्स गोल कंप्लीट होता है, या बोलेंगे नहीं इसमें अभी भी कमी है, आप इसमें और चेंजेस लाइए। सो ये बार बार क्या होता है, टू एंड फ्रो कैच कैच चलते रहता है पेपर का। जब दोनों के बीच आम सहमति बन जाती है, यस इट इज द स्ट्रेटेजी, देन क्या होता है, सब असेंबली के हेड जो है वो आपके जो लाइन हेड है या डिपार्टमेंट हेड है उनके पास जाएंगे, बताएंगे कि ये हमारा स्ट्रेटेजी प्लान है, ये हमारा गोल है, आप इसके लिए अब आप अपने डिपार्टमेंट वाइज सभी डिपार्टमेंट वाले एक स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए। अब वो लोग अपने डिपार्टमेंट लेवल पे स्ट्रेटेजी को प्लान करते हैं और उसके बाद जाएंगे बॉस के पास, सब असेंबली के जो हेड है उनके पास, कि सर देखिए क्या ऐसे स्ट्रेटेजी से आपका गोल कंप्लीट होता है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंटल हेड की स्ट्रेटेजी को फर्स्ट टाइम में ही एक्सेप्ट कर ले, जबकि कुछ के लिए वो रिटर्न करे, नहीं इसमें आप चेंज कीजिए। टू एंड फ्रो चलते रहेगा, एक समय आएगा जब इन दोनों के बीच भी आम सहमति बन जाएगी कि यस इस स्ट्रेटेजी से मेरा गोल और मेरा स्ट्रेटेजी फुलफिल होता है, और जब इनका फुलफिल होगा तो प्लांट हेड के बीच तो पहले ही सहमति बन चुकी है। सो एक कैस्केड होते हुए नीचे तक आता है, इसे ही कहा जाता है कैच बॉल, क्योंकि बार बार टू एंड फ्रो आप स्ट्रेटेजी का लेन देन हो रहा है। सो इसका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। सो कैच बॉल रेफर्स टू गिव एंड टेक रिक्वायर्ड बिटवीन एंड अमंग मैनेजमेंट लेवल्स ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस थ्रू कैच बॉल स्ट्रेटेजी एंड practice cascade through the organization. The catch ball seeks to link the vision of the officers में जो सबसे टॉप पे हैं, and the daily activities of the soft floor team members. सोचिए ऑफिसर से लेकर टीम मेंबर जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं इनके विजन को लिंक करता है। सारे के सारे टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं उनका अलाइनमेंट होना चाहिए, जिससे ऑफिसर के गोल को कंप्लीट किया जा सके। ऑफिसर में उनका कुछ पर्सनल गोल नहीं है, कंपनी का जो गोल है उसे फुलफिल किया जा सके। हियर इज हाउ इट वर्क्स, कंपनी डेवलप अ विजन ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डू एंड कैपेबिलिटी दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड। ये कौन करता है, कंपनी में टॉप मैनेजमेंट लेवल जो सबसे टॉप पे है, दे टॉस द विजन टू द सीनियर मैनेजर्स। Senior managers catch the officer's vision and translate it into Huygens. Then they toss them back to the officer and ask in effect, is this what you mean? Will this activity achieve our vision? इन्होंने एक हॉजिंग बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनाया और बैक टू ऑफिसर गए। Officers provide feedback and guidance to the senior managers. The hozin can be passed back and forth several times. जैसा मैंने कहा ये बहुत मीन्स बार बार जाएगा दोनों के पास। Eventually a consensus is reached, मीन्स एक ऐसा स्टेज आएगा जहां दोनों एग्री करेंगे। Officers and senior managers agree that these are the hozins that our company will use to achieve our vision. Senior managers now toss their hozins to the middle manager, who catch them and translate into activity. ये सेम है जैसे ऑफिसर और सीनियर मैनेजर के बीच हुआ, सेम होगा सीनियर मैनेजर एंड मिडिल मैनेजर के बीच।
This in turn are tossed back to senior managers who provide feedback and guidance. Eventually, a consensus is reached. Senior and middle managers agree that these are the activities or hojins we will use to achieve our senior managers' hojins, which in turn will achieve our company vision. And then middle managers will in turn toss their hojins to their subordinate. सेम वैसे ही है जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने इसे फास्ट जस्ट रीड करके पार कर गया। आप इसे एक बार और पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सो यहां पे हम लोग यहां पर हम लोग अपने लेक्चर 20 को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी दो टूल है, कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड A3 थिंकिंग, इसे देखेंगे। सो एंड ट्रूथ फ्रॉम द टोयोटा फिलॉसफी, 4P मॉडल ऑफ द टोयोटा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे इस लेक्चर को विराम देते हैं। साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।